सो आज हमें गोल्जी एपेरेट्स के बारे में पढ़ना है। गोल्जी एपेरेट्स जो है इसको फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने। किसने? कैमिलो गोल्जी इन 1898। गोल्गी जो हमारा गोल्जी एपेरेट्स है इसको कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है ये होता है डेंस स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? डेंसली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर। ये हमारे साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रहता है बट नियर द न्यूक्लियस। किसके साथ? नियर द न्यूक्लियस। हमारे न्यूक्लियस के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। किसको? गोल्गी एपेरेट्स को। फर्स्ट पॉइंट जो गोल्गी एपेरेट्स है या गोल्जी बोलो आप, इसको किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी ने। और ये डेंसली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर होती है, बहुत ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, आपको ये दूर से ही दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। और आपको ये याद रखना है जो तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, जो गोल्गी एपेरेट्स है ये फ्लैटनेड स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। लिखेंगे हम लोग, दे कंसिस्ट्स ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स। उन्हीं जो डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्निया। आपने ये सुना होगा ये नाम, सिस्टर्निया। फर्स्ट पॉइंट जो है गोल्गी एपेरेट्स के बारे में, उसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने अपने नाम पर। और दूसरा, ये डेंसली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है, आपको ये इजीली दिख जाएगा माइक्रोस्कोप के अंदर। और हम लिखेंगे इसी के साथ, इट हैज़ टू डिफरेंट फेसेस। जो हमारा गोल्गी एपेरेट्स है इसके दो डिफरेंट फेसेस होते हैं। एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है हमारा ट्रांस फेस। क्या होता है? ट्रांस फेस। एक होता है सिस फेस, इसको हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग। और इसको हम ट्रांस फेस को हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। क्या? मैच्योरिंग फेस। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, इधर ये हमारी एक फ्लैटनेड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टर्निया है। ठीक है, जो ये वाला डिस्क शेप्ड है, ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आउटर सरफेस की तरह है, इसको हम बोलते हैं सिस फेस। क्या बोलते हैं? सिस। और ये जो है डूम शेप डी लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस। क्या बोलते हैं? ट्रांस। मैं इसको अच्छे से बना के दूंगी लाइक दिस। ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, दैट इज टू आउटसाइड, इसको हम बोलेंगे सिस फेस। क्या बोलेंगे? सिस। ये जो डी स्ट्रक्चर इसको हम बोलेंगे ट्रांस फेस। क्या बोलेंगे? ट्रांस। आ रहा है समझ? अब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये प्रोटीन सॉर्टिंग में हमें हेल्प करता है। किसमें? प्रोटीन सॉर्टिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ नहीं याद है ना गोल्गी एपेरेट्स के बारे में, जस्ट नाम याद रखो, इसका नाम गोल्गी एपेरेट्स है और ये किसके काम आता है? प्रोटीन सॉर्टिंग में और लाइसोसोम फॉर्मेशन। लाइसोसोम्स इसी से बनते हैं, लाइसोसोम्स फॉर्मेशन। मैं आपको इजीली आपको ये सारा समझ आएगा। ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स होती है। ठीक है, ये हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और उसी के साथ एसोसिएट होता है कौन? हमारा गोल्गी एपेरेट्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ से जब प्रोटीन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो इधर जो मैच्योरिंग फेज होता है हमारा ट्रांस फेज, अब ये डिसाइड करता है, इधर जब प्रोटीन्स होते हैं हमारे, लाइक प्रोटीन्स, मैंने इसको लिख दिया। प्रोटीन सॉर्टिंग मीन्स इसको ये टारगेट करेगा। अब ये बताएगा मैं इसको लाइसोसोम को दूं या हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूं। फॉर एग्जांपल, ये प्रोटीन है, या तो ये किसको देगा? लाइसोसोम को, या किसको देगा? हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देगा या ये लाइसोसोम को देगा। आ रहा है समझ? प्रोटीन सॉर्टिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो गोल्गी एपेरेट्स है, ऐसे आपको याद रहेगा, ये गोल्गी एपेरेट्स है। ठीक है, इसके पास प्रोटीन्स है। क्या है? प्रोटीन्स।
ठीक है। अब ये इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये लाइसोसोम को देगा, क्या लाइसोसोम, या ये देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और इसी सारे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रोटीन सॉर्टिंग। क्या बोलेंगे? प्रोटीन सॉर्टिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया है। अब है हमारे पास वैक्यूल्स। क्या है? वैक्यूल्स। ये होता है, ये भी होता है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। और ये कहाँ पे मिलता है? फाउंड इन साइटोप्लाज्म। जितनी भी ऑर्गेनलीज है वो हमें किस में मिलेगी? साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और इसके एक इम्पॉर्टेंट लेयर है, और इसके पास एक इम्पॉर्टेंट लेयर है जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट क्या है? ये है इसकी मेम्ब्रेन। इसकी सेल मेम्ब्रेन का नाम ही क्या है? टोनोप्लास्ट। और इसके पास एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इसके। फॉर एग्जांपल ये कोई क्या है? वैक्यूल है, ये इसका टोनोप्लास्ट है, ये आउटर कवरिंग टोनोप्लास्ट। ये जो है हमारा वैक्यूल, इसके अंदर होता है फ्लूइड। क्या होता है? फ्लूइड भरा हुआ। और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेल सैप। क्या बोलते हैं? सेल सैप। ये होता है फ्लूइड, फ्लूइड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में, इसके वैक्यूल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट। ठीक है, आ रहा है अब समझ? अब है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। हर एक चीज को याद रखना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। क्या बोलते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, क्योंकि इसके पास दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। एक तो होता है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये आउटर कवरिंग है। और ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रिया है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो है ये आउटर, क्या है? आउटर। और ये है इनर। अब आपको समझ आ रहा होगा कौन इनर है और कौन आउटर है। ये है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन और ये है इनर मोस्ट। जो ये आउटर मोस्ट है इसी के फोल्डिंग्स होती है। क्या? इसकी फोल्डिंग्स होती है, लाइक दिस। इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती है, जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टिया। क्या बोलते हैं? क्रिस्टिया। मैंने क्या बोला? जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इसकी फोल्डिंग्स होती है। क्या? फोल्डिंग्स। और उन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टिया। क्या बोलते हैं? क्रिस्टिया। आ रहा है समझ? जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आप बताओगे इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से एटीपी जनरेट होता है। क्या? एटीपी सिंथेसिस किसमें होता है? इन मैट्रिक्स। इन फिर से मैं बता दूं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको स्टार बनाया है। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से ही जनरेट होता है एनर्जी। जैसे हमारी घर में ट्रांसफार्मर्स होते हैं ना, वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, वैसे ही पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि ये क्या जनरेट करता है? एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके पास होता है 70s राइबोसोम्स। अब ये क्या बात हुई? इनके पास क्या राइबोसोम्स है? क्योंकि ये क्या फिर प्रोकैरियोट्स है? यस। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दे आर लाइक बैक्टीरिया। क्या? लाइक बैक्टीरिया। एक थ्योरी है जिसको हम एंडोसिम्बायोट थ्योरी बोलते हैं, आपको याद नहीं रखना है, जस्ट इन केस अगर किसी ने पूछ लिया वाइवा में। जो हमारी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है वो बताती है जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पहले बैक्टीरिया ही था, फिर इसको बड़ी बैक्टीरिया ने खा लिया और उसने इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई और उस अपने अंदर ही रख लिया।
होता ही नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर, ठीक है, आ रहा है आप समझ। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके पास होता है ओन डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, सो ये खुद का प्रोटीन भी बनाएगा ना, फॉर्म्स ओन प्रोटीन। समझ आ रहा है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास 70s राइबोसोम्स है, सो डीएनए भी खुद का है, सर्कुलर डीएनए। सो अब इसके पास क्या है, तो ये प्रोटीन्स भी बनाएगा, क्या, अपनी प्रोटीन्स भी बनाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सारी सेल्स में पाया जाता है, प्रेजेंट इन, मैं इसको इधर ही लिख लूँ, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट ऑर्गेनलीज, किन में एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब आ रहा है समझ मैंने क्या बताया, कंसेप्ट हुए क्लियर अच्छे से। डायग्राम के थ्रू इसको सारा समझाएंगे, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो ये वाला स्ट्रक्चर है, कि ये आपको दिख रहा है जिसको मैंने कवर किया है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसी में होता है, इसी मैट्रिक्स में भी इसी मैट्रिक्स में होता है सर्कुलर डीएनए। क्या होता है, सर्कुलर डीएनए। और होते हैं 70s राइबोसोम्स। क्या मैंने बताया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो उसका अंदर वाला स्ट्रक्चर है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, उसी में होता है सर्कुलर डीएनए, उसी में होता है 70s राइबोसोम्स। अब फंक्शन हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इंपॉर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एटीपी सिंथेसिस। इसमें एनर्जी बन जाती है, क्या, एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर ही बनता है क्या, एटीपी सिंथेसिस। हमारी जो ये सिस्टर्निया थे ना, इधर क्रिस्टिया लाइक दिस, ये हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। जो हमारी क्रिस्टिया थे लाइक दिस, क्रिस्टिया, ये किसके काम आते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सरफेस एरिया। इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। मैंने क्या बताया, जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करता है, एटीपी सिंथेसिस में। दैट इज वाई इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आ रहा है समझ। और ये किस में काम आता है, किसके काम आता है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये क्या हुआ, ये एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या है, एरोबिक मीन्स आप ऐसे याद रखो, जस्ट रट्टा मार लो इसको। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स आपको आपके जो टीचर्स है वो आपको बता सकते हैं आगे, अगर आप कोचिंग में होगे, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन आप अभी इधर समझो, जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, क्या, ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट O2, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, इसलिए मैंने उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, एंड रेस्ट वी विल सी टुमारो इंशाल्लाह।